मोस्टली कंट्रीज जो है वो अंडर डेवलप्ड है, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सारी की सारी, ईरान हो गया, या आप अफगानिस्तान को ले लें, तो ये सारे के सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। जब भी एग्जाम्पल किसी की सेटअप की जाती है तो वो हम कंपेयर करते हैं किसी भी एजुकेशन सिस्टम को किसी डेवलप कंट्री के एजुकेशन सिस्टम से। तो बेसिकली हमारा ये यूनिट 4 इस पे फोकस करता है कि हमने देखना है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे एजुकेशन का मॉडल क्या है, और एजुकेशन किस तरह डेवलप कंट्रीज में एजुकेशन का कंट्रीब्यूशन क्या है, और क्या सेटअप है, क्या वो फ्रेम है, या क्या जो मॉडल है वो डेवलप कंट्रीज जो है वो फॉलो करती हैं। ठीक हो गया। सो यहाँ पे हम डिफरेंट डेवलप कंट्रीज है, जैसे यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, इस तरह जो डेवलप कंट्रीज हैं उनकी हम स्टडी करेंगे कि वहाँ पे कैसा है एजुकेशन सिस्टम, कैसा है। क्लियर है बात? तो इंशाल्लाह वन बाय वन थोड़ा सा स्लाइड जो है थोड़ा अपलोडिंग में इशू आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह जो है हमारा मोस्ट प्रोबेबली ठीक हो जाएगा। ठीक है। हायर एजुकेशन जो होती है इन डेवलपमेंट कंट्रीज इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन देयर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंट्री की अगर आपने डेवलपमेंट को चेक करना होता है तो आप उसकी एजुकेशन कितनी डेवलप्ड है, एजुकेशन सेक्टर कितना उसका डेवलप कितना है, वो अपने बजट का कितने % जो है वो क्या कर रहा है, वो अपने एजुकेशन पे कितना वो खर्च कर रहा है, उससे हमें पता चलता है कि वो कितना कोई कंट्री जो है वो डेवलप्ड है। ठीक है। अच्छा जी, आपको पता है जो भी एजुकेशन होती है वो सोशो इकोनॉमिक जो फ्रेमवर्क होता है उसमें डेवलपमेंट में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम कहें कि कोई भी कंट्री जो है वो किसी की कंट्री की डेवलपमेंट किस बेस पे हम कंसीडर करते हैं कि फलां कंट्री जो है वो डेवलप कंट्री है, तो हम उसकी एजुकेशन को देखते हैं। तो मैंने आपको कल भी हमने डिस्कस किया था कि एजुकेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डेवलपमेंट पे जो है वो अफेक्ट हो रही होती है किसके कंट्री के डेवलपमेंट पे। और हमने कल ये जैसे हमने डिस्कस किया था कि स्किल्ड एजुकेशन होती है वो ज्यादा डायरेक्टली रोल प्ले करती है डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में। अच्छा जी, दी हायर एजुकेशन हैज नाउ बिकम अ ग्लोबल फेनोमेना एज प्रोवाइड ने जो इंडिकेट किया था दैट हायर एजुकेशन इज बिकमिंग एन increasingly global system with high level of mobility among students and academics as well as international network of research collaboration। आपको पता है कि हायर एजुकेशन ये 2015 में अगर प्रोबर्ट ने इसको इस तरह डिफाइन किया तो बिल्कुल परफेक्टली डिफाइन किया। देखिए डेवलप कंट्रीज ना सिर्फ इतने अच्छे रिसर्च में होते हैं, आपको पता है कि वो डिफरेंट दूसरी जो अंडर डेवलप कंट्रीज है उनके लिए स्कॉलरशिप अनाउंस करती हैं। आपको ऐसा पता है ना कि उस्मान अल्लाह बेहतर करेगा, बाराने रहमत से परेशान नहीं होते मोहम्मद। सिस्टम बन चुका है विद हाई लेवल ऑफ मोबिलिटी अमंग स्टूडेंट। आपको पता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनकी एजुकेशन और रिसर्च डेवलप्ड है वो दूसरी कंट्रीज को, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को क्या है, ना सिर्फ वो सफिशिएंटली अपने लोगों को वो हाईली क्वालिफाइड करती हैं, हाईली उनको एजुकेट करती हैं, बल्कि अपनी जो उनकी इतनी एजुकेशन की मद में इकट्ठी हो चुकी होती है कि वो क्या करते हैं, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को। जैसे मैं आपको जायका जापान की एक एग्जांपल दूं, जायका का जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी है, तो ये स्कॉलरशिप देती है। जापान का मैक्स स्कॉलरशिप है जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्री स्पेशली एशियन कंट्रीज और साउथ अफ्रीका, क्योंकि बहुत पुअर कंट्री वहाँ के रीजन में पुअर कंट्रीज है, वहाँ को वो स्कॉलरशिप देती है। ठीक है। तो ग्लोबल मोबिलिटी का यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ आता है। जैसे आपको पता है मैंने कल भी डिस्कस किया था कि कॉमनवेल्थ है, ये यूरोपियन कंट्रीज जो है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप देती है मोस्टली किसको, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को, और स्पेशली फोकस्ड होता है साउथ एशियन रीजन को, जिसमें हमारा पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है। और मजे की बात थी वो फ्लोटिंग स्कॉलरशिप्स होते हैं कि जी हमने साउथ एशियन रीजन को इतने देने हैं। और आपको मैं अगर इंटरनेशनली बताऊं तो बहुत ज्यादा जो है बांग्लादेश के लोग बहुत ज्यादा कैच करते हैं, इंडिया के लोग बहुत सारे कैच करते हैं। बिस्मा खान बेटा म्यूट योर मोबाइल इफ यू सॉरी माइक्रोफोन इफ यू वांट टू आस्क। इंक्रीजिंगली ग्लोबल सिस्टम बन चुका है हायर एजुकेशन, तो उसने बिल्कुल परफेक्टली ही वाज ऑलराइट, उसने बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक दी थी
कि ये ग्लोबल सिस्टम बन चुका है एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन का। आपको पता है कि HEC जो हमारा, मैंने कल भी अब हमने डिस्कस किया था कि HEC फंडिंग भी करती है 6 मंथ की रिसर्च के लिए, जो बाहर हमारे स्कॉलर्स जाते हैं। इसके अलावा वो एयर टिकट्स भी देती है आने जाने के लिए, जो इंटरनेशनली हमारे यूनिवर्सिटीज के जो रिसर्चर जो होते हैं, जिन्होंने जाके प्रेजेंट करना होता है अपना वर्क किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में या एक्सपो में। ठीक है, फीचर ऑफ हायर एजुकेशन इन डेवलप्ड कंट्रीज, हम देखना चाह रहे हैं कि क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज ने जो पोर्ट्रेट किए हैं इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन, कि हम उनको डेवलप्ड कंट्रीज क्यों कहते हैं, उनकी एजुकेशन कैसे, कौन से फीचर हैं जो उनको ला खड़ा कर देती हैं कि दे आर डेवलप्ड कंट्रीज, दे हैव द रोल मॉडल दे रही हैं पूरी दुनिया को। अच्छा सैयद वफा, क्या इसकी टेंशन नहीं लें। तो हमने फीचर किस किस के देख लेते हैं, देखने हैं। एक तो अपलोड जो है ना इसका बहुत स्लो हो रहा है, लेकिन शुक्र है फिर भी कल की निस्बत बड़ी जल्दी हम वेट कर रही हूँ कि अपलोड हो जाए। ये 5th पे चली गई है, 4th अब। अच्छा जी, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन एंड कॉमनली अवॉर्डेड डिग्री सर्टिफिकेट यूएसए में कौन कौन से हैं? पब्लिक जो है वो 4 ईयर के कॉलेज होते हैं। 4 ईयर कॉलेज जैसे ये कॉलेज या यूनिवर्सिटीज होती हैं। ठीक है, पब्लिक 2 ईयर्स कॉलेज भी होते हैं, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, और प्रॉफिट प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं। यूएसए में इस तरह के जो एजुकेशन सिस्टम है वो रन कर रहा है। अच्छा जी, पोस्ट सेकेंडरी सर्टिफिकेट्स हैं, पोस्ट सेकेंडरी सर्टिफिकेट यूएसए में है, और बैचलर डिग्रीज है, डॉक्टरेट डिग्री है, और प्रोफेशनल डिग्रीज हैं। प्रोफेशनल डिग्रीज जैसे कोई टीचिंग में जाना चाहता है तो वो टीचिंग वहाँ पे सर्टिफिकेट करना पड़ता है। और आपको पता वो जैसे जापान में भी एक आपको स्पेशली जब आप टीचिंग में जाते हो तो आपको एक लाइसेंस के लिए आप टेस्ट देते हो, तो लाइसेंस मिलता है, वो 10 ईयर के लिए होता है, देन यू हैव टू रिन्यू दैट लाइसेंस। इस तरह प्रोफेशनल डिग्रीज में आपकी एमबीबीएस की आ जाती है, बीडीएस की आ जाती है, इंजीनियरिंग की आ जाती है, और आपके पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जितने भी प्रोफेशनल डिग्रीज हैं वो आ जाती हैं। इसके अलावा बैचलर डिग्री मुख्तलिफ डिसिप्लिन में हो सकती हैं। तो अगर हम देखें तो यूएसए में बेसिकली पैरेलल प्राइवेट और पैरेलल पब्लिक सेक्टर पैरेलल चल रही हैं, और प्राइवेट में भी कुछ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं, कुछ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो मिशनरी होती हैं। ठीक है, जिन्होंने काम होता है कि उन्होंने एजुकेट करना होता है सोसाइटी को, वो नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है। और कुछ प्राइवेट सेक्टर में जो है वो डेफिनेटली जैसे हमारे भी हैं, तो प्राइवेट जैसे यूनिवर्सिटीज है, तो उसमें क्या होता है कि वो प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं और कुछ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन होते हैं। ये यूएसए का मॉडल है। पब्लिक सेक्टर में आपके पास 4 ईयर कॉलेज भी होता है, 2 ईयर कॉलेज भी होते हैं। अगर हम देखा जाए तो ऑलमोस्ट हमारे भी ऐसा थोड़ा ऐसा ही होता है। कॉलेज हमारा जो है एफएससी मतलब हायर सेकेंडरी लेवल पे भी कुछ हमारे इंस्टीट्यूट हैं जो हायर सेकेंडरी लेवल तक होते हैं, यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। कुछ हमारे कॉलेजेस जो होते हैं वो आप बीए तक होते थे, और बीए आप एडवांस डिप्लोमा हम कहते हैं। HEC ने तो थोड़ा सा उसका नाम जो है वो चेंज कर दिया है, एडवांस डिप्लोमा होता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। तो हमारे भी अगर देखा जाए तो यूएसए का थोड़ा सा जो है कल्चर हमारे भी ऐसा ही है कि हमारे भी पब्लिक और प्राइवेट हैं। तो और हमारे भी ऐसा ही है कि या तो हमारा हायर एजुकेशन में 4 ईयर कॉलेज होता है या 2 ईयर कॉलेज होता है, या फिर हमारी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो मुख्तलिफ डिसिप्लिन देती हैं, डॉक्टरेट की डिग्रीज देती हैं। और हमारे भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे बीएड आप कर रहे हो, एमएड आप कर रहे हो, या टेफल आप कर रहे हो, या आप और एग्रीकल्चर के कुछ सर्टिफिकेट्स कर लेते हो, या आप टेक्नीशियंस के कोर्सेज कुछ कर लेते हो, या आप जो है प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स में हमारे पास बी डॉक्टरेट्स आ जाते हैं, जैसे डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर आ जाते हैं, बीडीएस आ जाते हैं, हमारे पास इंजीनियर्स आ जाते हैं, इंजीनियरिंग की आगे हमारे पास फील्ड आ जाती है। तो थोड़ा सा यूएसए के साथ हमारा ऑलमोस्ट ऐसा ही है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम का अगर हम देखें तो यूके में जो हायर एजुकेशन इन यूके में है, तो यूके में हायर एजुकेशन बेसिकली कैसे है कि यूके में एजुकेशन ऐसे है कि
UK is provide a diverse range of universities, college, institutions, schools and academics. आपको पता है यूएस यूनाइटेड किंगडम में बहुत स्टाइलिटी है उनके हायर एजुकेशन की, ठीक है. All of these institutions can provide both academic and higher professional education, including undergraduate and postgraduate लेवल पे. वो अंडर जो ये इंस्टीट्यूट है वो सारे के सारे पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्टिफिकेट्स और डिग्री को प्रोवाइड करते हैं यूनाइटेड किंगडम में. मतलब यूनाइटेड किंगडम में थोड़ा यूएसए से डिफरेंट है. वहाँ पर्टिकुलरली 2 साल या 4 साल के कोर्सेज नहीं है कि आपने जैसे हमारे है एफएससी करनी है, आप पहले बीए बीएससी होता था और आप जो है वो एडवांस डिप्लोमा आ गए हैं या बीएस हमारे पास आ गया है. लेकिन यूएसए में ये यूएसए वाला थोड़ा सा जो है स्टाइल वो हमारे पास है. सर्टिफिकेट और डिग्रीज में मैम क्या डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू? सैयदा वफा ज़ैनब, अच्छा सर्टिफिकेट जो डिग्री में यूनाइटेड किंगडम में एज कंपेयर टू अमेरिका. अच्छा जी जर्मनी, अच्छा जी ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि हायर एजुकेशन इन ऑस्ट्रेलिया इज प्रोवाइडेड इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज. तो ये तो ग्लोबली ऐसा हो गया कि ना सिर्फ गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज होती हैं बल्कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हायर एजुकेशन में रोल जो है ना वो प्ले कर रही होती हैं. अच्छा जी at present there are 172 registered higher education provides which offer bachelor, honor, master and PhD and professional degrees. तो तकरीबन वो है जी 172 के करीब रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन हैं हायर एजुकेशन के जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं आपको बैचलर की डिग्री, ऑनर की डिग्री, मास्टर की डिग्री और पीएचडी की डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री से. अगर आप यहाँ पे अगेन देखें ये भी थोड़ा सा पाकिस्तान का से मैच नहीं करता कि हम भी हमारे भी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं या तो बैचलर दे रही होती हैं या आपको वो क्या कर रही होती है ऑनर्स डिग्री दे रही होती हैं. ऑनर्स का जब बीएससी बीए होता था तो बीएससी ऑनर्स थी 1 ईयर मोर होता था, याद है आपको? तो अब तो खैर बीएस या बीएस ऑनर जो है वो अच्छा जी होता है. लेकिन हमारे पाकिस्तान में भी मोस्टली ऐसे ही होता है. अच्छा वोकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड स्किल बेस्ड कोर्सेज विच आर क्लोजली लिंक्ड टू द सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज आर गिवन स्टूडेंट पर्टिकुलर स्किल एंड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस. ये चीज भी पाकिस्तान में है, ठीक है. कैसे होते हैं जी पाकिस्तान में भी अगर आप टेक्निकल बोर्ड देखें तो वो डिप्लोमास दे रहे होते हैं 6 मंथ के, या जैसे सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होता है दैट इज नॉट द डिग्री, दैट इज डिप्लोमा. सिविल इंजीनियरिंग जो करते हैं 2-3 साल का एफएससी के बाद जो कर रहे होते हैं, ठीक है, बच्चे सिविल इंजीनियर बनते हैं. इसके अलावा टेक्नीशियंस के होते हैं. ये आपका एक पूरा वोकेशनल जो है बोर्ड है जो ये ऑस्ट्रेलिया के इसी तरह की बेस पे भी पाकिस्तान में जो है इस वाले फ्रेमवर्क को जो है वोकेशनल ट्रेनिंग पे हम जो है इस चीज को फॉलो कर रहे होते हैं. अच्छा जी जर्मनी में क्या होता है एक और बड़ी एग्जांपल. अच्छा जी ऑस्ट्रेलिया भी आपको पता है ना कि बहुत सारे स्कॉलरशिप्स देता है, यूएसए में भी, लेकिन यूनाइटेड किंगडम आपने देखा होगा सबसे कम जो है ना वो यूनाइटेड किंगडम जो है वहाँ पे ऐसा जितने स्कॉलरशिप नहीं मिलते. जर्मनी में जो है हायर एजुकेशन इन जर्मनी इज रन अकॉर्डिंग टू अ बाइनरी सिस्टम इन विच डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन एकेडमिक एजुकेशन एंड हायर प्रोफेशनल एजुकेशन. तो ये बड़ा अच्छा है जर्मनी में कि हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल और क्या हायर और वहाँ प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर उन्होंने डिफरेंस रखा जाता है. अच्छा जी इसके अच्छा जी बाइनरी इसीलिए कहते हैं ना कि ना सिर्फ वो हायर एजुकेशन साथ साथ प्रोफेशनल एजुकेशन भी देते हैं. जैसे आप बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम को थोड़ा सा हम नहीं फॉलो करें. अगर जो बच्चे एफएससी करके आते हैं उनको बीएड जो है ना वो 4 ईयर का करना पड़ता है बीएड, तो वो बीएस एड हो जाता है. एक तो उनको ग्रेजुएशन की भी डिग्री मिल जाती है. क्या आप नहीं समझते कि इसमें वो हमारा भी वो फॉल करता है इसी में, ठीक है,
कि जब बच्चे एफए करके एफएससी करके इनरोल होते हैं बीएस एजुकेशन में, तो वो बेसिकली बीएड का भी उनको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, प्रोफेशनल एजुकेशन भी उनकी हो जाती है, और साथ साथ एकेडमिक जो है वो एजुकेशन भी हो जाती है, यानी कि वो बैचलर भी उनका कंसिडर होता है, और उनके साथ साथ उनका प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी आपको पता है ना कि वो हो रहा होता है, ऐसा ही है। अच्छा जी, अच्छा, जनरल हायर एजुकेशन सिस्टम हैज टू बेसिक कंपोनेंट। कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट है? नंबर 1 है यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग एकेडमिक एजुकेशन, और यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज विच प्रोवाइड प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन ऑफरिंग मास्टर्स डिप्लोमास एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास। ठीक है, अच्छा, ये हमने भी थोड़ा सा एक चीज को फॉलो करने की कोशिश की थी। अगर आप देखें तो अप्लाइड जो है हमारी फेडरल यूनिवर्सिटी जो है वफा की उर्दू यूनिवर्सिटी थी, वहां पे जो मास्टर होता था अप्लाइड सब्जेक्ट में होता था, जैसे अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री को। लेकिन जर्मनी चूंकि बड़ा डेवलप है, वो नीड असेसमेंट पे वो लोग चलते हैं। ठीक है, उन्होंने प्रोडक्शन उसकी देनी होती है। एक तो आपकी एप्टीट्यूड और एटीट्यूड का वो टेस्ट अपने स्टूडेंट को करते हैं। उन्होंने पता होता है जितने हमने मैथमेटिशियंस बनाने हैं, वो बच्चों को उसी तरह ग्रोम करते हैं, ब्रॉटअप करते हैं उनके थ्रू थॉरली। फिर आप बच्चों को वो बड़े प्राइमरी लेवल पे जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, बच्चे का एप्टीट्यूड चेक कर लेते हैं। और हमारे इल्ला माशाल्लाह ये होता है कि एफएससी तक इंग्लिश भी कंपल्सरी पढ़नी है, और पाकिस्तान स्टडीज भी कंपल्सरी पढ़ना है, इस्लामियात भी पढ़नी है, और साथ में मैथ और केमिस्ट्री भी पढ़नी है, ऐसा ही है ना। तो वहां पे ऐसा नहीं होता। जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे डिसिप्लिन जो है ना बहुत प्राइमरी लेवल पे चेंज हो जाते हैं। हमारे एफएससी लेवल पे जाके हम प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग सोचते हैं, और उसके बाद हम जो है प्रोफेशनल में जब जाते हैं तो हम जो है उसको बेटा कर रहे होते हैं। ठीक है, थैंक यू सैयद वफा, अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है आई एम ग्लैड रियली। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड बेसिकली अप्लाइड होना बेटा टेक्निकलिटीज में आ जाता है कि जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ ड्रॉबैक ये है कि अप्लाइड को जो अप्लाइड ब्रांचेस में, अप्लाइड साइंसेज की ब्रांचेस में आ जाती हैं, दे आर नॉट कंसिडर्ड। मैंने जैसे कल परसों भी आपको एग्जांपल दी थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मास्टर कर रहे होते हैं वो बेचारे ना वो एक बॉल की तरह लुढ़कड़ा रहे होते हैं ना। तो उनको फिजिक्स वाले प्योरली मानते हैं कि ये प्योर फिजिक्स के बंदे नहीं है। जहाँ भी वैकेंसीज अनाउंस होती है तो फिजिक्स में जैसे लेक्चरर मांगा जाता है ये, तो वो कहा होता है कि सेकेंड क्लास एफपीएससी या पीपीएससी या और कोई भी प्रोविजनल सर्विसेज होती हैं तो वो मांगती हैं सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री इन फिजिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को फिजिक्स की फील्ड में नहीं मानते, और इलेक्ट्रॉनिक्स बेचारे पूरे इंजीनियर होते हैं, बट इंजीनियरिंग काउंसिल भी उसकी डिग्री को वेरीफाई नहीं करती। तो हमारे जब अप्लाइड चीजें पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स को काफी मसला आता है। हालांकि अप्लाइड के एक बड़ा अच्छा सिस्टम है कि जो है करना चाहिए, और डेवलप कंट्रीज अप्लाइड साइंसेज को पढ़ाती हैं और डेवलपमेंट में रोल भी प्ले होता है। हमारे फिर जाहिर सी बात है वो बेचारे ऐसा लुढ़कते हैं। और जैसे अभी इंजीनियर हमारे तो नीड असेसमेंट होती ही नहीं है। आपने डाटा उठा के देख लें कि जितने एजुकेटेड पंजाब में भर्ती हुए हैं ना, तो उसमें 50% इंजीनियर जो है वो 14वें या 16वें ग्रेड की जॉब लेके बैठे हुए हैं ना बेचारे। और इंजीनियरिंग करना मतलब एक है, लेकिन कभी आपने एमबीबीएस डॉक्टर को नहीं देखा होगा कि वो जो है वो आके स्कूल में पढ़ाएंगे। लेकिन इंजीनियरिंग, हालांकि इंजीनियरिंग जो है ना बच्चे वो रुल रहे हैं। यकीन कीजिए कि वो एजुकेटर 14 ग्रेड में या 16 ग्रेड में वो एजुकेटर भर्ती हुए हैं। देयर आर सो मेनी एग्जांपल। मेरे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बीएड के भी स्टूडेंट मेरे हैं जो पंजाब में एजुकेटर होते थे। तो जब फेस टू फेस वर्कशॉप हम कंडक्ट कराते थे तो उनसे जब इंटरेक्शन हम लेते थे तो बड़ा दिल घुटता है कि बच्चे मेरिट में जाके इंजीनियरिंग करते हैं। तो इंजीनियरिंग की कहीं पे है नहीं। बेसिकली हमारी नीड असेसमेंट होती नहीं है कि हमें किस फील्ड में कितने बच्चे चाहिए और हमें उनको कैसे कितना उन बच्चों को तैयार करना है। हम इसमें बिल्कुल फेल है ना। तो लेकिन जर्मनी जो है वो डेफिनेटली अपनी नीड असेसमेंट के अकॉर्डिंगली वो अप्लाइड पे ज्यादा, देखिए नॉलेज होना और उसको अप्लाई करना, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। आप हायर लेवल पे नॉलेज को गेन कर लो बट यू कांट अप्लाई दैट नॉलेज इन एनी फील्ड ऑफ द लाइफ।
तो फिर उस नॉलेज का बेटा फायदा नहीं है। तो अप्लाइड पे, स्किल्ड पे, जैसे मैंने कल भी कहा था कि स्किल्ड जो एजुकेशन है उस पर फोकस करना चाहिए हायर एजुकेशन में लेवल पे जाके, कि हम स्किल्ड एजुकेशन पे जो है वो फोकस करें रादर देन कि हम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पे जाएं। अच्छा जी, अब हम करते हैं, पहले हमने देखा था कि कैसे कैसे वो फ्रेमवर्क उनका क्या है। अब ये एकेडमिक ईयर उनका स्टार्ट कैसे होता है। एकेडमिक ईयर अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में एकेडमिक ईयर जो है होता है रेंजेस इन लेंथ फ्रॉम 32 टू 36 वीक्स। कितने बनते हैं? 32 टू 36 वीक एक एकेडमिक ईयर बनता है। 36 को अगर वीक्स पे हम 4 पे डिवाइड करते हैं, 8 मंथ से 8 से 9 मंथ का एक बनता है ईयर, एकेडमिक ईयर बनता है। और अगर आप पाकिस्तान में भी देखें स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे इतना ही बनता है ना। हमारा भी 3 मंथ की समर वेकेशन 2.5 मंथ की निकाल दो और 10 मंथ की आप निकाल दें, आपके जो दिसंबर की होती हैं छुट्टियां वो निकाल दें, तो आपके पास तो यही तकरीबन 32 टू 36 वीक्स बनते हैं जो आपके एकेडमिक ईयर के बनते हैं। ठीक है, इट यूजुअली बिगिन इन लेट अगस्त और अर्ली सितंबर एंड इज अर्ली लेट मई। मोस्ट कॉलेजेस अगस्त सितंबर में स्टार्ट होते हैं और ये एंड हो जाते हैं मई में। ठीक है, और हमारे जो आजकल कॉलेजेस जो हैं या जो इंस्टीट्यूशन जो हैं वो कैम्ब्रिज सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो उनका भी सेशन अगस्त सितंबर में स्टार्ट होता है और वो एंड आप एकेडमिक ईयर जितने बीकन हाउस हो गया, सिटी हो गया और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो इसी मॉडल को फॉलो करते हैं, जो अगस्त सितंबर में उनका एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता है और वो एंड अपॉन का होता है जाके मई जून में एंड हो जाता है। और एंड यूनिवर्सिटी डिवाइडेड सितंबर टू मई एकेडमिक ईयर इनटू 2 सेमेस्टर। इसमें इनके सेमेस्टर 2 सेमेस्टर हो जाते हैं। एक हमारे यहाँ भी अगर देखें तो हमारे भी आप मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दूं, ये इनका एकेडमिक ईयर कैसे स्टार्ट होता है, मोस्टली फैब में ऐड आता है एक सेमेस्टर का, जिसको फॉल स्प्रिंग सिस्टम कहते हैं, और फॉल मेरा ख्याल आ जाता है जाके अगस्त सितंबर में आता है, ऐसा ही है। एडमिशन होते हैं, जैसे अभी आप लोगों के नेक्स्ट में एडमिशन हुए होंगे या अभी एडमिशन ऐड आई हुई है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटीज की, तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज की ऐसी आती हैं सेमेस्टर सिस्टम में, या इधर से जनवरी फरवरी में, उधर से अगस्त सितंबर में आती हैं सेमेस्टर की। तो 6 मंथ हमारे भी एक साल में एकेडमिक ईयर में 2 दफा ही जो है वो सेमेस्टर एक साल में होते हैं। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम में क्या होता है जी? इन द यूनाइटेड किंगडम एकेडमिक ईयर स्टार्ट इन सितंबर एंड सम कोर्सेज इन अक्टूबर, मोस्ट अंडर ग्रेजुएट। अच्छा जी, यूके, मैंने बताया था कि यूके में जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि वो है वर्सटाइल, वो थोड़ा सा हटके है, वो ज्यादातर डिप्लोमा में सर्टिफिकेट्स में ज्यादा फोकस करता है कंपेयर टू कि वो आपके पास दूसरी डिग्री है। नो डाउट कि वहाँ पे ग्रेजुएट डिग्रीज, मास्टर डिग्रीज, डॉक्टरेट की डिग्रीज भी हैं और पोस्ट डॉक की भी डिग्रीज हैं, लेकिन वो मोस्टली आपको मैंने बताया था कि जैसे मैनेजमेंट में। अच्छा जी, सैयदा वफा ने मुझसे पूछा कि मैडम जी जैसे हमारे जिस सब्जेक्ट में मास्टर होता है कि अगर मास्टर इंग्लिश में भी कहते हैं आपको फुल मैथ भी आना चाहिए, इवन बेसिक टू नीड सबकी। मैं बिल्कुल, जैसे मैं एग्री करती हूँ वफा ज़ैनब आपसे बेटा, जैसे आपका एनपीएस का पेपर होता है उसमें एनालिटिकल पोर्शन के साथ मैथमेटिक का पोर्शन भी होता है। मैं वही बात करती हूँ कि हमारा इतना हम कंसीव करते हैं कि बेसिकली हम अगर किसी का अगर मैथ लेट्स सपोज अच्छा नहीं है तो हम एक बहुत अच्छे लेट्स सपोज मास्टर इन इंग्लिश है तो इंग्लिश के का मैथ अच्छा नहीं है बट उसकी स्पोकन इंग्लिश राइटिंग या इंग्लिश की वो चीजें बहुत अच्छी हैं, तो हमने मैंडेटरी उसमें मैथ्स को कर दिया, तो हम बहुत अच्छा एक जो है इंग्लिश का जो मास्टर बंदा होगा उसको खो देंगे, क्योंकि मैथ्स उसने 9th 10th में भी पढ़ना है, आगे फर्स्ट ईयर में शायद सेकेंड ईयर में हो जाए। और हाँ ये भी है कि जब एनटीएस अभी भी जितना है एनटीएस का जो लोग भी देते हैं तो मैथ्स का क्वेश्चन भी होता है और एनालिटिकल भी होता है। मैं आपसे एग्री करती हूँ। इसी तरह जो एक बहुत अच्छा मैथमेटिशियन है उस बेचारे के ग्रामर इंग्लिश की इतनी अच्छी नहीं है, तो हम उसका चूंकि इंग्लिश कंपल्सरी उसके
इंग्लिश वाले की तो जान छूट जाएगी, जो इंग्लिश लिटरेचर में जाएगा एफएससी में उसकी जान छूट गई, मैथ नहीं पढ़ेगा। लेकिन जो मैथ जिसने पढ़ना है उस बेचारे की बीएस में भी इंग्लिश कंपलसरी उसने पढ़नी है और एफएससी में भी इंग्लिश कंपलसरी पढ़नी है, उसकी इंग्लिश से जानी छूट सकती। अगर बेचारे को ग्रामर इडियम वगैरह में वो बहुत अच्छा नहीं है तो हम एक बहुत अच्छा मैथमेटिशियन जो है ना वो खो देते हैं, बिकॉज हमारे ये कंपलसरी की जो पख लगी हुई है ना तो वो हमारा वो अननेसेसरली है। बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा नहीं होता, वो पहले से स्क्रीन आउट हो जाते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है बच्चों का ले लिया जाता है, उनको बता दिया जाता है कि हमने इस ईयर कितनी प्रोडक्शन हमें मैथमेटिशियंस की करनी है, कितनी हमने फिजिक्स की करनी है, कितनी हमने केमिस्ट्री के एक्सपर्ट्स करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। ठीक है वफा, तो हम यूके का कर रहे थे। यूके में यूके एकेडमिक ईयर सितंबर में स्टार्ट होता है और कुछ कोर्सेज जो हैं वो अक्टूबर में स्टार्ट होते हैं और मोस्टली डिग्री अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं, टेक द ईयर टू फिनिश। हाउएवर द सैंडविच कोर्स भी होते हैं इन इंक्रीजिंग इन पॉपुलैरिटी। सैंडविच कोर्स भी एक जो है ना ऐसा है कि जो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। ठीक है, सैंडविच कोर्सेज भी। अच्छा, सैंडविच कोर्सेज मैं आप बताऊं, ये थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो इंक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी 4 ईयर एंड इन्वॉल्व ओनली 1 ईयर इन द। अच्छा, लेट्स द स्लाइड बी लोडेड। हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है जी, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है, ऑस्ट्रेलिया में एकेडमिक ईयर जनरली बिगन होता है आपके फेब में, अर्ली मार्च में, या फेब के एंड में, या अर्ली मार्च में फॉर द वोकेशनल एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा हाँ जी बिल्कुल, आई स्ट्रांगली एग्रीड विद यू ना। अच्छा जी, जी ऑस्ट्रेलियन एकेडमिक ईयर जनरली स्टार्ट होता है इन लेट फेब में और अर्ली मार्च में फॉर वोकेशनल एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए। यूनिवर्सिटी एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स कंसिस्ट ऑफ 2 सेमेस्टर with exam held at the end of each semester in June and November, followed by a long summer holiday break from November to March break, जिसको नवंबर टू मार्च ब्रेक कहते हैं। तो आपने देखा कि मोस्टली जो है ना हर थोड़ा सा मंथ का आगे पीछे एक आध मंथ का हो जाता है, जिससे लेकिन एक साल में 2 ही सेमेस्टर होते हैं और 2 में अगर आपके 6 मंथ के 12 मंथ बनते हैं तो मोस्टली हर कंट्री में अब तक जो हमने स्टडी किया 3 मंथ की वो ब्रेक होती है किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में, या आपको मिड टर्म ब्रेक कह देते हैं, या आपको वो कह देते हैं जी आप सेमेस्टर एंड ब्रेक कह देते हैं। एनी हाउ साल में बच्चे अगर आप देखा जाए सेमेस्टर सिस्टम दो साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो 3 माह की अगर छुट्टियां होती हैं तो 9 माह में भी कुछ बच्चे क्लास में पर्टिकुलरली कितना पढ़ते हैं ये बहुत कम होता है। कुछ में सेशनल में एंगेज होते हैं, फिर आपके जी टर्मिनल हो जाते हैं, फिर आपके वाइवा, तो फेस टू फेस टीचर के साथ कम ही इंटरेक्ट होता है यूनिवर्सिटीज में। सेमेस्टर सिस्टम का ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। सबा साबिर क्या कह रही है? अस्सलाम। अच्छा जी, हमने देखा कि मोस्टली क्या होता है कि जी 2 ही सेमेस्टर होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा कि यूनिवर्सिटी वोकेशनल कब होते हैं, नवंबर और जून में होते हैं, और फिर एंड टर्म जो है उनकी समर ब्रेक आ जाती है नवंबर के बाद से लेकर मार्च तक, जब तक यहाँ सेमेस्टर स्टार्ट नहीं होता। वही है कि 9 मंथ ही पढ़ना है हर कंट्री ने, और ये 3 मंथ की कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाती है छुट्टियों की। इवन के पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है, हालांकि हम अंडर 12 हैं। फिर जर्मनी का अगर हम देखें तो यूजली स्टार्ट होता है सितंबर में प्रोग्राम, और यूजली कंटेन करता है 2 ईयर ड्यूरेशन होती है इसकी, प्लस द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। एनुअल एंड सेमेस्टर बोथ सिस्टम आर देयर। जर्मनी में एनुअल के साथ साथ आपके पास सेमेस्टर भी है। पाकिस्तान में भी जैसे आपके पास एनुअल के साथ साथ सेमेस्टर सिस्टम भी मौजूद था। एनुअल कौन देता था? जैसे आपके इससे पहले कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, या पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमर्स यूनिवर्सिटीज है, या सरगोदा यूनिवर्सिटीज है, ये आपको सेमेस्टर सिस्टम भी देती हैं प्लस एनुअल सिस्टम भी आपको ये प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अच्छा जी। काया मैम जी मेरी वैकेंसी admission criteria, it is clear for the case study reports that standardized tests are the major tools for selecting or screening students for entry into the university and colleges. Student progress
पोर्टफोलियोज बेस्ड ऑन द टीचर्स डेली ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्ड्स। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, पहले तो उनकी एंट्री टेस्ट बहुत टफ है, ठीक है। एंट्री टेस्ट पे वो स्क्रीन करते हैं, एप्टीट्यूड बच्चों का देखते हैं और उनको एडमिशन देते हैं। देन डेली बेसिस पे पोर्टफोलियो बनाते हैं टीचर्स उनको अगले सेमेस्टर या अगले ग्रेड में प्रमोट करने के लिए। और हमारे भी यहाँ या तो जनरल गैट टेस्ट होता है एडमिशन के लिए, या फिर यूनिवर्सिटीज अपना टेस्ट रखा होता है और उसके बाद यूनिवर्सिटी का हर किसी का अपना होता है। किसी ने असाइनमेंट, अगर आप देखें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का देखें तो उन्होंने आपके 70% जो है वो टर्मिनल जो आप एग्जाम में अपियर होते हैं उसके मार्क्स रखे हुए हैं, और 30% आपको असाइनमेंट 2 या 4 असाइनमेंट भेजी होती है जो कि ओपन बुक असेसमेंट होती है। लाइक आपने ओपन बुक खोलते हो, आपको क्वेश्चन कर दिए जाते हैं, तो यू आर फ्री टू कंसल्ट एनी वेबसाइट एनी बुक, और आपको रीडिंग मटेरियल दे दिया जाता है। तो देन यू हैव टू राइट द असाइनमेंट एंड यू हैव टू सबमिट दोज असाइनमेंट, और उसका फिर जो मार्क्स आते हैं वो 30% किया जाता है। लेकिन हम जो हैं माशाल्लाह पाकिस्तानी को हम ऐसे ही हैं कि हमने अब तो शुक्र है एलएमएस पे चढ़ गया, लेकिन मोस्टली यह होता था कि जी मैकवालोपी यूनिवर्सिटी की कोई ना कोई रेफरेंस निकल आया, ट्यूटर का सबसे पहले रेफरेंस ढूंढा जाता था और उसके बाद कहा जाता था मैडम हमारी असाइनमेंट लेट है, या सर हमारी असाइनमेंट लेट है, या सर हम पढ़तों में नंबर लगा दें। तो ये शुक्र है कि मैं एक चीज को इंकरेज करती हूँ कि थोड़ा काफी रेक्टिफाई चीजें हो रही है ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से भी। और आप जैसे एलएमएस पे आ गई हैं कि आपने अपलोड करने हैं, तो एटलीस्ट हर बंदा जो है वो अपलोड अपनी असाइनमेंट कर रहा होगा। तो वो बीच में जो था ना कि आपकी असाइनमेंट कोई जाने वाला निकल आया तो बगैर असाइनमेंट जमा कराए आप मार्क्स लगवाते हो, तो एटलीस्ट उस चीज को रेक्टिफाई किया। ये बहुत गुड स्टेप है जिसको मैं पर्सनली अप्रिशिएट बहुत करती हूँ ओपन यूनिवर्सिटी का। और देखें जी, जर्मनी में क्या होता था, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एंड स्टूडेंट्स प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो देखा जाता है एंट्री करने के लिए, कि आपको एडमिशन देने के लिए। और हमारा भी जैसे देखा जाता है, प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाता है, आपकी परसेंटेज या जीपीए पिछला देखा जाता है। और हर यूनिवर्सिटी अपना कोई क्राइटेरिया कर देती है मेंशन के 70% वाले अप्लाई कर सकते हैं या 50% वाले। फिर एक पर्टिकुलर सीट्स होती हैं, उन सीट्स के अगेन टेस्ट लिया जाता है, प्लस आपका एकेडमिक जो पीछे से आपने गेन किया होता है, प्लस वो जो आपने टेस्ट दिया होता है, प्लस जो आपका इंटरव्यू होता है, उस सबको मिल मिला के आपका क्या होता है, मेरिट बनता है। देन यू गॉट द एडमिशन। जी नातिया क्या कह रही है? जी मैम तो मेहनत करते हैं, उनके साथ इंसाफ होगा, बिना असाइनमेंट नंबर। हाँ जी बिल्कुल बेटा, ऐसा ही है। मैं इस पे बहुत आई एम मोर देन हैप्पी। ओके, तो हम स्लाइड 10 पे चलते हैं। जी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हम देखते हैं अब इन्हीं का, यूएस का, यूनाइटेड किंगडम का, ऑस्ट्रेलिया का और जर्मनी का। अच्छा जी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो देखें अब आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्टली डेवलप्ड हम कंट्रीज किसको समझते हैं। सबसे पहले यूएसए, देन यूनाइटेड किंगडम है, या ऑस्ट्रेलिया, देन जर्मनी है। अच्छा जी, स्टेट्स एंड अबॉर्ड आर प्रोफेशनल्स वर्किंग इन एडमिशंस, एनरोलमेंट मैनेजमेंट। देखें जी, ऑन बोर्ड होते हैं एक्सपर्ट्स जो कि एडमिशन के टाइम चेक करते हैं उनका क्या, उनके पिछला एकेडमिक जो उनकी अचीवमेंट्स होती हैं। अच्छा जी मैम जी, अगर क्लास का फुल टाइम, अच्छा जी उसके बाद हम कर रहे थे बात कि जी होती हैं जो कि एडमिशन के, जिसको आप एडमिशन कमेटी कह सकते हैं, जैसे हमारे मोस्टली कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में बड़ी होती हैं जिसको हम एडमिशन कमेटी कहते हैं। वो स्क्रीनिंग करती है डॉक्यूमेंट्स की और देखती है कि जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया दे एलिजिबल, जिस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में उन्होंने अप्लाई किया है उसमें एलिजिबल भी है कि नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो एडमिशन कमेटी जो है वो पहले डिसाइड करती है हर डिसिप्लिन के लिए, देन वो नोटिफाई करती है, उसको पब्लिश कर दिया जाता है न्यूज़पेपर में। तो फिर क्या होता है कि उसके अकॉर्डिंगली जितने लोग जो है वो अप्लाई करते हैं उसकी स्क्रीनिंग डॉक्यूमेंट्स की हो जाती है, देन उनका और उसको देखा जाता है, उनका इनरोलमेंट होती है, फिर उनकी मैनेजमेंट होती है,
फाइनेंशियल एड किस किस को चाहिए, किस किस को। फाइनेंशियल एड दो तरीके से होती है, नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड भी होती है और मेरिट बेस्ड फाइनेंशियल एड भी होती है कि अगर कोई आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो उनको कंसेशन दे दी जाती है फी में। शेड्यूलिंग होती है कि कब कौन सी डिसिप्लिन का कब क्लासेस होंगी, कौन सा किसका पीरियड होगा, और सारा शेड्यूलिंग ये जो है वो एडमिशन कमेटी ही करती है। उसके बाद रिसर्च एंड स्टूडेंट प्रोग्रेस को देखा जाता है। इट्स कॉर्पोरेट मेंबर्स आर ड्रॉन फ्रॉम एजुकेशनल रिलेटेड बिजनेस एंड एजेंसीज, और इनको ये ऑन बोर्ड किनको लिया जाता है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रेलिवेंट होते हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया जाता है। ठीक है, तो और यूनाइटेड किंगडम में क्या किया जाता है, यूनाइटेड किंगडम में ये किया, द टू डिपार्टमेंट्स, द डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन एंड द डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस, दो डिपार्टमेंट है। इनोवेशन एंड स्किल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन इन इंग्लैंड, कि आपकी रिस्पॉन्सिबल आप कितने हैं और आप में स्किल्स कितनी है, तो तब आप मतलब स्किल कितनी है, मैंने आपको बताया ना कि यूनाइटेड किंगडम का हम जैसे पढ़ेंगे थोड़ा सा वर्सटाइल तरीकाकार है कि इसमें थोड़ा वर्सटैलिटी है, बहुत सारे इसमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमास और डिग्रीज की वर्सटैलिटी इन्वॉल्व है, तो इसमें थोड़ा सा डिफर करता है यूएसए और ऑस्ट्रेलिया से इनका यूनाइटेड किंगडम का जो है स्टाइल जो है हायर एजुकेशन। थोड़ा सा आपने डिसिप्लिन को थोड़ा सा और वास्ट कर लिया, और जब आप डिग्री लेवल पे आए, जो आप लोगों ने की थी या मैंने की थी बीए बीएससी वाली, तो डिग्री लेवल में आपने डिसिप्लिन को चूज कर लिया, पर्टिकुलर डिसिप्लिन को, यानी कि आप तो या डबल मैथ फिजिक्स में चले गए या मास्टर फिजिक्स में चले गए, तो आपने एक डोमिनेंट आपने अपने सब्जेक्ट चूज कर लिए, और जो मास्टर डिग्री थी फैकल्टी उससे ग्रेटर आगे उसमें पर्टिकुलरली एक ही डिसिप्लिन को आप पकड़ते हो। ठीक है, आइदर यू आर गोइंग टू डू एमए इन इस्लामियत, इकोनॉमिक्स और एमएससी इन मैथमेटिक्स साइंस। आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा, है ना। सो अब मेरी स्लाइड भी अभी अपलोड होगी है। सो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है जी, हायर एजुकेशन इन एडमिनिस्ट्रेड एट द फेडरल लेवल थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। ऑस्ट्रेलिया यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो होता है मिनिस्ट्री लेवल पे, फेडरल लेवल पे वो लोग इनरोलमेंट करते हैं। साइंस एंड ट्रेनिंग विच हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हायर एजुकेशन पॉलिसी डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वो फोकस किस में करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में मोस्टली जो है वो स्कॉलरशिप भी आपको साइंसेस में मिलते हैं। जर्मनी क्या करता है जी, जर्मनी में ये होता है कि द इंटरनेशनल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सिटी सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट टिपिकली इंक्लूड्स बोथ सेनेट एंड द रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जो करंटली इंट्रोड्यूस होते हैं बोर्ड ऑफ, जी हाँ स्लाइड हो गया, तो उसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर जो होते हैं वो जर्मनी में एडमिशन के वो जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी करना होता है। अच्छा जी, सही। अब इस प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं कि फाइनेंशियल एड कैसे देते हैं। अगर यूएसए हैं वो स्टडी में फाइनेंशियल एड क्या मिलती है, दो तरीके से फाइनेंशियल एड स्टूडेंट को कैसे देते हैं, कि गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए कितना बजट मुख्तस करती है। दोनों प्रोस्पेक्टिव से हम देखेंगे कि यूनिवर्सिटीज जो है हायर एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट्स को कैसे फाइनेंशियल एड देती है, या दूसरा प्रोस्पेक्टिव इसका क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो कैसी पॉलिसीज बनाती है एजुकेशन के लिए, कितना रुपया जो है मुख्तस करती है। ठीक है, यूएसए में जो ऐसा होता है कि ये स्टूडेंट्स कैन रिसीव एजुकेशन ग्रांट्स और लोन्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। यूएसए में मतलब स्टूडेंट जो है ना, मतलब जैसे हमारे पाकिस्तान में पेरेंट्स डिपेंडेंट हैं, जिनके पेरेंट्स के पास पैसा है वो पढ़ा लेंगे बच्चों को, जिनके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है वो नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा ही है ना। लेकिन यूएसए में स्टूडेंट जो होता है वो खुद लोन ले सकता है गवर्नमेंट से, वो कैन रिसीव एजुकेशन ग्रांट्स भी और लोन भी। ग्रांट्स वो होती हैं, ग्रांट्स और लोन में क्या फर्क होता है, ग्रांट रिफंडेबल नहीं होती है, जो लोन गवर्नमेंट देती है वो रिफंडेबल होता है। ठीक है, फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, वो गवर्नमेंट सोर्सेज भी हो सकते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं जिनको हम एनजीओ कहते हैं, वो कोई डोनर एजेंसीज भी हो सकती हैं,
इंक्लूडेड फेडरल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। आपको पता है यूएसए में हर स्टेट्स की अपनी एक पॉलिसी होती है। नो डाउट फेडरल गवर्नमेंट की भी एक पॉलिसी होती है, बट हर स्टेट का जो स्टेट मिनिस्टर होता है वो पॉलिसीज को रन करता है। वो पॉलिसीज हर स्टेट की थोड़ी डिफर भी करती हैं यूएसए में। यूएसए के स्टेट टू स्टेट कुछ कानून जो होते हैं वो वेरी करते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। यूएसए में फेडरल का नो डाउट एक ओवरऑल वहाँ रूल है, बट स्टेट टू स्टेट वो रूल्स वेरी करते हैं, ठीक है। हर स्टेट फिर अपने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाती है। जी ठीक हो गया। इंक्लूडेड फेडरल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट सोर्सेज सारे के सारे ये प्रोवाइड कर देते हैं फाइनेंशियल एड जो है वो स्टूडेंट को। ग्रांट्स भी देते हैं और लोन भी देते हैं। ग्रांट इज नॉट रिफंडेबल बट लोन इज रिफंडेबल, ओके। सो यूनाइटेड किंगडम में क्या होता है, नॉन रीपेएबल maintenance grants to help with general living cost and available to those new full-time students entering higher education। देखिए यूनाइटेड किंगडम कितना बड़ा काम करती है, नॉन रीपेएबल मेंटेनेंस ग्रांट्स देती है जो कि दोबारा रीपेएबल टू हेल्प विद जनरल लिविंग कॉस्ट एंड अवेलेबल टू दोज न्यू फुल टाइम स्टूडेंट जो साथ में मोस्टली ऐसा होता है कि लोग पता क्या करते हैं, साथ में जॉबियंस भी होते हैं, वो जॉब कर रहे होते हैं, साथ में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो फुल टाइम स्कॉलर्स होते हैं उनको वो ग्रांट नॉन रीपेएबल मेंटेनेंस ग्रांट देती है जो कि उसकी लिविंग कॉस्ट को भी फुलफिल कर रही होती है और उसके हायर एजुकेशन के एक्सपेंसेस को भी फुलफिल कर रही होती है। द अमाउंट ऑफ द ग्रांट वेरीज अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स हाउस होल्ड इनकम। अच्छा जी, आप वो देखते हैं कि स्टूडेंट की हाउस होल्ड इनकम कितनी है, मतलब उनके पेरेंट्स के इनकम क्या है, उसके अकॉर्डिंगली वो वेरी करते हैं। जो कोई बिल्कुल पुअर फैमिली से है उनको डेफिनेटली वो ज्यादा ग्रांट देते हैं ताकि वो अपना जो है वो कंटिन्यू कर सके। और हम जो जरा साउंड होती है जिनकी फैमिली बैकग्राउंड उनको जरा कम देते हैं ताकि वो नीडी पीपल को ग्रांट जो है वो मिल सके ताकि वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकें। ठीक हो गया, ये करता है जनाब अली यूनाइटेड किंगडम और ये बड़ा अच्छा है। अब जबकि हमारा मैडम में ऑनलाइन नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा, ऑफलाइन मुझे शो हो रहा है, क्यों ऐसा क्यों है? हसीब रजा बेटा मुझे तो आप ऑफलाइन शो, मैं जरा देख लूं आप लोगों का। अच्छा एनीओ ऑस्ट्रेलिया में क्या करता है जी, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट इज द मेजर फंडर ऑफ हायर एजुकेशन। इट प्रोवाइड्स लोन एंड ग्रांट टू स्टूडेंट्स। ऑस्ट्रेलिया जो है जी वो सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंड प्रोवाइडर है। हमने देखा था यूनाइटेड किंगडम में गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट लोग भी हैं जो कि लोन देते हैं और वो अकॉर्डिंग टू देयर हाउस होल्ड के इनकम के अकॉर्डिंगली देते हैं। जिनके थोड़ा फैमिली स्ट्रॉन्ग है उनको कम देती है, जो जरा स्ट्रॉन्ग फैमिली है उनको ज्यादा देती है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया में होता क्या है जी, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा फंडिंग जो होती है वो गवर्नमेंट देती है। जर्मनी में क्या होता है, मैं आप लोगों की थोड़ी सी अटेंडेंस चेक कर रही हूँ पीछे से कि मैंने द यूनिवर्सिटी कंस्ट्रक्शन एक्ट एंड द सेकंड थ्रू द जर्मन रिसर्च फाउंडेशन। यानी कि दो तरीके हैं कि आप हायर एजुकेशन अलाउंस ले सकते हो। कैसे? फर्स्ट तो ये है कि आप जो है वो, हाँ जी हसीब आप रीज्वाइन कर लें, ठीक है। फर्स्ट आप ले लें कंस्ट्रक्शन एक्ट है, यूनिवर्सिटी कंस्ट्रक्शन एक्ट है, तो यूनिवर्सिटी कंस्ट्रक्शन एक्ट के थ्रू आप ले लें, या फिर आप सेकंड जो है जर्मन रिसर्च फाउंडेशन GRF के थ्रू आप ले लो, ग्रांट ले लो। ये जर्मनी दो तरीके से ग्रांट देती है, लोन भी देती है, ग्रांट भी देती है।
ठीक है। लॉन अगेन आपको यू हैव टू रीसबमिट, जो आप कर लोगे तो आपने क्या करना है, रीसबमिट करवाना है, अपना। इसके अलावा जर्मनी आपको इस तरह लोन देती है, ठीक है, मैंने सेव किया तो है, देखते हैं आगे। जर्मनी क्या करती है कि जर्मनी दो तरीके से देती है, या तो यूनिवर्सिटी कंस्ट्रक्शन एक्ट से ले लें या जर्मन रिसर्च फाउंडेशन के थ्रू आप ले लें। आगे हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। हैंग हो जाता है जी। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है जी, ऑस्ट्रेलिया दी स्टेट जो होती है वो फेडरल अथॉरिटीज होती हैं, वो ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर एजुकेशन। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अच्छा, अब तक हम यही देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बेस्ट जो पैटर्न है वो ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन का। The responsibility for general funding and coordination of education lies with the federal government। फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी उसमें ली हुई है कि वो फंडिंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया वाले करती हैं। जर्मनी में क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट रिटेन द रेगुलेटरी कंट्रोल ओनली ओवर एक्सेस टू हायर एजुकेशन एंड डिग्रीज। इंस्टीट्यूशन गवर्नर्स स्ट्रक्चर नाउ वेरी डिपेंडिंग ऑन ईच पर्टिकुलर रीजन लीगल फ्रेमवर्क। जर्मनी में क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर हायर एजुकेशन के लिए तो गवर्नमेंट करती है। कोई बात दे के मैं ऑनलाइन हूँ या आप ऑनलाइन हो? अच्छा जी, कुछ लोग ऑफलाइन हो जाते हैं। अच्छा जी, accreditation. This of accreditation, which is an important process in quality control of higher education, is independent। यानी कि कैसी क्वालिटी क्या होनी चाहिए हायर एजुकेशन की, जैसे पाकिस्तान में कोई जो है तो रेगुलेटरी इन यूएसए। There are two basic type of accreditation in USA which are institutional और उसके बाद स्पेशलाइजेशन भी है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ एचईसी जो है वो क्रेडिबिलिटी जो है हमारी कौन डिग्री की कौन चेक करता है, हायर एजुकेशन कमीशन जो है हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो करता है। यूनाइटेड किंगडम में कौन करता है क्रेडिबिलिटी एजुकेशन की, वो ब्रिटिश हायर एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है जो गवर्नमेंट रन करती है। वो क्रेडिबिलिटी जो है वो डिग्री की क्रेडिबिलिटी को चेक करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। देयर आर इसके अलावा बहुत सारे और बॉडीज भी होती हैं यूनाइटेड किंगडम में जो कि देखते हैं कि क्रेडिबल भी है कोई डिग्री, रिलायबल भी है। क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी कैसे चेक की जाती है, कुछ ना कुछ नॉर्म्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग उन पे फुलफिल होना चाहिए तो उस डिग्री को माना जाता है। जैसे हमारे पाकिस्तान में भी एचईसी कहती है कि अगर जी एमफिल या पीएचडी करवानी है किसी यूनिवर्सिटी में तो इतने वहाँ पे एसोसिएट होने चाहिए, इतने पीएचडी डॉक्टर होने चाहिए, उतने वहाँ पे लेक्चरर होने चाहिए। या अगर आप बीएससी अगर आप एचईसी ने जैसे बीए बीएससी खत्म कर दिया, अब आप बीएस स्टार्ट किए, आपने देखा होगा बहुत सारे कॉलेजेस में जो है वो बीएस साइंस सब्जेक्ट में स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि बीएस को स्टार्ट करने के लिए क्या करना चाहिए था, उनको अपनी क्या करना चाहिए था, लैब को अपग्रेड करना चाहिए था। जब आप लैब अपग्रेड नहीं हुई तो क्या हुआ, तो उनको अलाउ नहीं किया कि आप अपनी डिग्री को कंटिन्यू करें। ठीक है, तो वहां पे बीएस का आपको पता स्टार्ट नहीं हुआ। तो पाकिस्तान में चेक एंड बैलेंस मौजूद है। उसके बाद आ जाए जी लाइन नंबर 17 पे।
ऑस्ट्रेलिया में कौन क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं जी? डिग्री की ये है टर्शरी एजुकेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड एजेंसी है, TEQSA, इन नेशनल क्वालिटी जो इंश्योरेंस एजेंसी है जो कि क्रेडिबिलिटी जो है वो डिग्री की चेक करती है, और TEQSA है जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, रजिस्टर करती है इंस्टीट्यूशन को और उनकी डिग्री का क्राइटेरिया देखती है और डिग्री की क्रेडिबिलिटी देखती है, कोर्सेज कौन कौन से ऑफर होंगे, कोर्सेज का क्रेडिट आवर्स कितने होंगे और उसमें हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड कौन कौन से होंगे जिन पे मीट करेंगे और कौन से फ्रेमवर्क होगा। फ्रेमवर्क मीन्स के किस ड्यूरेशन में ये डिग्री को कंप्लीट किया जाता है। और हमारी जैसे HEC है ये डिग्रीज की सारी वो देखती है कि अगर BS है तो BS में 1 सेमेस्टर है तो एक सेमेस्टर कितने का है और एनरोलमेंट कब होनी है और असेसमेंट किस तरह होनी है, ये सारा का सारा। और आगे फिर BS के बाद MPhil है, MPhil में या MS है तो उसमें एनरोलमेंट होने के लिए क्या GPA हो कि वो बंदा एनरोल हो सकता है और आगे उसमें कितना कोर्स पर कितना होगा, कितने क्रेडिट आवर का कोर्स वर्क होगा, रिसर्च पर कितना होगा, मिनिमम कितना टाइम स्पैन होगा जिसमें वो ये डिग्री कंप्लीट होगी और मैक्सिमम कितना टाइम स्पैन होगा जिसमें ये डिग्री कंप्लीट होगी। ठीक है। जर्मनी में कौन करता है? जर्मनी के एक अपनी काउंसिल है जो क्रेडिबिलिटी चेक करती है डिग्री की और फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी की जो के अंडर वो काम करती है। इसके अपने कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, एविडेंस होती हैं जिनके ऊपर डिग्री को ये चेक करते हैं। बेसिकली ये नो स्लाइड बाय वॉइस इज क्लियर। मैम जी स्लाइड नहीं आ रही सेदा बेटा 17 स्लाइड पे हम नाउ वी आर गोइंग ऑन 18 स्लाइड पे हम बेसिकली देख रहे थे कि हर में क्रेडिबिलिटी एजुकेशन की कौन चेक करता है। जैसे हमारे HEC करता है तो ऑस्ट्रेलिया में कौन करता है? वाओ, अच्छा जी। रोल ऑफ हायर एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखिए तो हम कल परसों से बात कर रहे हैं कि रोल क्या है। अब पर्टिकुलरली हम डेवलप कंट्री में देख रहे हैं कि क्या रोल है। उसमें सबसे पहले USA में आ जाता है। USA में क्या रोल है जी? USA में ये रोल है कि रोल ऑफ हायर एजुकेशन एज अ मेजर ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज well established and this role which increased as further changes in the technology। अच्छा जी, बेसिकली USA में सारा का सारा रोल एजुकेशन डेवलपमेंट का है। उनका एजुकेशन का बजट बहुत है, एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट है। ठीक है। और स्किल डेवलपमेंट भी डेफिनेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे बेस कर रही होती है? वो बेस कर रही होती है आपकी एजुकेशन पे। और दूसरा उन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी को और एजुकेशन को ग्लोबलाइज्ड कर दिया है। और ठीक है, और इसका इम्पैक्ट जो है ऑल ओवर द यूनाइटेड स्टेट का, ऑल ओवर द वर्ल्ड इम्पैक्ट फैक्टर उसका क्या है? देखिए रूल अगर हायर एजुकेशन का रोल है USA की डेवलपमेंट में तो USA का रोल है पूरी दुनिया को कंट्रोल करने में। तो जाहिर है वो सुपर पावर है। डेफिनेटली नासा कहाँ तक पहुंचा हुआ है, उनकी डेवलपमेंट है। आपसे स्पेसेस में वो गए हैं, स्पेस स्टेशन बना लिए हैं और डेफिनेटली वो आपका वहां से बैठ के आपको कंट्रोल करते हैं और एक एक चीज पे नजर है। डेफिनेटली वो एजुकेशन उन्होंने भी ये हमारी एक मिथ है कि जी खुदा मुसलमानों का नहीं है, खुदा सारी दुनिया का है। सबका खुदा उसका है जो मेहनत करते हैं। किसी भी कौम का खुदा जो है ना वो अल्लाह ताला जो है वो किसी का हक नहीं रखते हैं। अगर USA ने अपनी बेस्ट एफर्ट की है तो उसका आउटपुट भी ले रहे हैं। वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। ज़ाहिर सुपर पावर है एक आज के दौर में। डेफिनेटली ऐसे नहीं बन गया, उन्होंने अपना बेस्ट दिया इन एजुकेशन की फील्ड में। और आपको पता है कि जब किसी भी कॉम को अगर आपने बहुत अच्छा डेवलप करना है तो आप उसके एजुकेशन सिस्टम को देखिए वो कितना डेवलप है। एजुकेशन सिस्टम डेवलप होगा वो कॉम नेशन जो है वो ऑटोमेटिकली डेवलप्ड होगी। ठीक है। अगर आप एजुकेशन को कोलैप्स कर दें एजुकेशन सिस्टम को तो सारी की सारी देखिए, अगर आप नकल करा के डॉक्टरों को पास कर देते हो, नकल करा के CSS एग्जामिनेशन में हमारे पास हो जाते हैं तो फिर हमारे सुपीरियर सर्विसेज में कैसे लोग आएंगे? सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज में ऐसी आएंगे जिनको मैनेजमेंट नहीं आती होगी तो डेफिनेटली हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो मुल्क का बेड़ा गर्क करेगी।
तो यूनाइटेड किंगडम में क्या होता है जी, यूनाइटेड किंगडम में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं पीपल को विद लेटेस्ट नॉलेज एंड मॉडर्न स्किल हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन यूके इकोनॉमिक। जाहिर सी बात है, अब मैंने आपको बताया कि इसकी बड़ी स्टाइल है थोड़ा एजुकेशन सिस्टम के, बेसिकली अप्लाइड और प्रैक्टिकल स्किल्स पे ज्यादा इनकी एजुकेशन जो है वो छोटे छोटे डिप्लोमा कोर्सेज मैनेजमेंट के, लाइक होटल मैनेजमेंट हो गया, कोई ऑडिट में कैसे करना है किसी फर्म का, छोटे छोटे जो 6-8 माह के जो ये लोग बेसिकली जो डिप्लोमा कोर्सेज सर्टिफिकेट्स होते हैं उन पे ये बड़ा एम्फेसिस करता है और बेसिकली स्किल पे यूके जो करता है। तो यूके जो है उसका आपको पता है कि बड़ा डेवलप कंट्री है और इसका जो है वो रोल बड़ा एजुकेशन का है इसको डेवलप करने में। स्लाइड 19 पे चले जाए जी। Australia में higher education plays an important role in the development. It is there that the most highly skilled members of the workforce are educated, and here to that the इंटेलेक्चुअल बेसिस पे ये न्यू नॉलेज को जो है वो इंक्लूसिवली ये ऐड करते हैं। और आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया एक वन ऑफ द बिगर डेवलप्ड कंट्री है और हमने क्या देखा कि उनकी जो मैनेजमेंट है ना, जहाँ जहाँ पॉलिसी मेकर होते हैं वो पॉलिसी मेकर वो हैं जो वाकई उन पॉलिसी को समझते हैं। और हमारे क्या होता है, हमारे इररेलेवेंट लोगों को डीजी बना दिया जाता है। ठीक है, आपके हायर एजुकेशन कमीशन का जो डीजी है कोई और होगा जो जिसकी कोई रेलिवेंसी नहीं होगी। आपके पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का ज़ाहिर कोई सरबराह ऐसा होगा जिसकी उसके साथ कोई रेलिवेंसी नहीं होगी, या किसी और अदारों का। बेसिकली जो आपका टीम लीडर होता है, हम बेसिकली हमारे यहाँ जो है वो मोनोपोली जो है और सिफारिश बहुत है। हमारे कभी भी कॉम्पिटेंट लोग और सही लोग सही पोस्ट पे नहीं बैठते, जिसकी वजह से हमारा ड्रॉबैक भी है। लेकिन जितनी भी डेवलपमेंट हमने कंट्रीज देखी है उनका कंसर्न ये होता है कि वो रेलिवेंसी अपनी फील्ड में वो लोग लाते हैं। जर्मनी में क्या होता है जी, जर्मनी में हायर एजुकेशन प्रमोट करती है इकोनॉमिक्स को डेवलपमेंट एंड कुड बी द ग्रेट सोर्स ऑफ monetary benefits to society from investment in higher education has been documented। क्यों? क्योंकि जर्मनी में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी आती हैं, वो इन्वेस्ट करती हैं हायर एजुकेशन फील्ड में। जर्मनी स्कॉलरशिप्स देता है और हमारे यहाँ भी बड़े लोग इन्वेस्ट करते हैं। जिसका दिल करता है यूनिवर्सिटी का किसी का प्राइवेट का कैंपस खोल के एक एक कोठियों में बैठ जाता है ना। सरकोदा यूनिवर्सिटी का कैंपस है, ये कोमल यूनिवर्सिटी का कैंपस है, ये जी कॉमवेब यूनिवर्सिटी का कैंपस है। देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज के कैंपस है। हमारे भी प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है, पैसा इन्वॉल्व होता है, बट दे आर नॉट गोइंग टू डिलीवर देयर बेस्ट टू डेवलपमेंट। वो जाहिर सी बात है वो ऐसा होता है कि सैयदा वफा, आपको अगर आवाज आ रही है डोंट यू वरी बेटा। अगर आप पेशेंस मोहम्मद उस्मान ठीक है बेटा, मैंने अल्लाह ठीक है बेटा, सी